मंगलवार को मासिक एफएनओ एक्सपायरी के दौरान बाजार में काफी उठापटक देखने को मिली और निफ्टी 50 करीब 80 अंकों की गिरावट के साथ 23,865 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार ने दिन की शुरुआत मजबूती से की थी, लेकिन 24,000 के ऊपर टिक नहीं पाया और ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हावी हो गई। हालांकि मुख्य इंडेक्स में कमजोरी देखने को मिली, लेकिन व्यापक बाजार की तस्वीर उतनी खराब नहीं रही। निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए, जिससे ये संकेत मिलता है कि निवेशकों की दिलचस्पी अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बनी हुई है। सेक्टोरल प्रदर्शन की बात करें तो डिफेंस और रियल्टी सेक्टर में सबसे ज्यादा मजबूती देखने को मिली, जबकि आईटी सेक्टर करीब 2.73% की गिरावट के साथ सबसे कमजोर सेक्टर रहा। लगातार दबाव के कारण आईटी शेयर फिलहाल बाजार के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। तकनीकी नजरिए से देखें तो निफ्टी के लिए 23,800 का स्तर इस समय सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट माना जा रहा है। कई बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक निफ्टी इस स्तर के ऊपर बना हुआ है, तब तक बाजार में रिकवरी की उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तकनीकी विश्लेषकों के अनुसार 23,700 से 23,850 का क्षेत्र निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन बना हुआ है। यदि बाजार इस स्तर से नीचे फिसलता है तो गिरावट बढ़कर पहले 23,600 और उसके बाद 23,400 तक पहुंच सकती है। दूसरी तरफ यदि निफ्टी 23,950 से 24,000 के ऊपर मजबूती से टिकने में सफल रहता है तो बाजार में खरीदारी की वापसी हो सकती है। इसके बाद 24,100 और फिर 24,225 का स्तर अगला प्रमुख लक्ष्य और रेजिस्टेंस माना जा रहा है। बैंक निफ्टी की स्थिति फिलहाल निफ्टी की तुलना में अपेक्षाकृत मजबूत मानी जा रही है। 57,500 का स्तर इसके लिए अहम सपोर्ट बना हुआ है, जबकि 58,000 का स्तर प्रमुख रेजिस्टेंस रहेगा। यदि इस स्तर पार होता है तो बैंकिंग शेयरों में और मजबूती देखने को मिल सकती है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि बुधवार के कारोबार का पहला घंटा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। शुरुआती कारोबार में बाजार की दिशा से ही पूरे दिन के ट्रेंड का संकेत मिल सकता है। मंगलवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगभग 5,556 करोड़ रुपए की बिकवाली की। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 6,842 करोड़ रुपए की खरीदारी करके बाजार को बड़ा सहारा दिया। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल भारतीय बाजार के बंद स्तर से लगभग 38 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि बुधवार को बाजार की शुरुआत सकारात्मक हो सकती है। हालांकि अंतिम दिशा वैश्विक संकेतों पर निर्भर करेगी। वैश्विक बाजारों की बात करें तो अमेरिकी बाजारों में मजबूती का माहौल बना हुआ है। डाउ जोन्स अपने रिकॉर्ड स्तरों के करीब कारोबार कर रहा है, जबकि नैस्डैक में भी लगातार सुधार देखने को मिल रहा है, जो भारतीय बाजार के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। पश्चिमी एशिया में जारी भू राजनीतिक तनाव और युद्ध विराम को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण निवेशकों का रुख अभी भी सतर्क बना हुआ है। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में नरमी ने भारतीय बाजार को कुछ राहत जरूर प्रदान की है। कमजोर होते कच्चे तेल के दाम भारत जैसे आयातक देश के लिए सकारात्मक माने जाते हैं। वहीं सोने और चांदी की कीमतों में आई रिकवरी का असर मेटल सेक्टर के शेयरों पर भी देखने को मिल सकता है। भारत का वित्तीय घाटा अप्रैल मई अवधि में बढ़कर लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 9.6% अधिक है। यह आंकड़ा सरकारी वित्तीय स्थिति के लिहाज से बाजार के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं माना जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2028 तक भारतीय बैंकों का सकल एनपी अनुपात बढ़कर लगभग 1.9% तक पहुंच सकता है। हालांकि आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि देश का बैंकिंग सिस्टम अभी भी मजबूत और स्थिर स्थिति में बना हुआ है। केंद्र सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इससे भारत के सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आने वाले वर्षों में बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां लगातार दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान की कंपनियों के साथ साझेदारी बढ़ा रही हैं। इसका उद्देश्य भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में मजबूत स्थिति दिलाना और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। भारत और जापान के बीच भविष्य में डॉलर के बजाय भारतीय रुपए और जापानी येन में व्यापारिक भुगतान की व्यवस्था पर काम चल रहा है। यदि ये योजना लागू होती है तो दोनों देशों के बीच व्यापारिक लेन देन को नई दिशा मिल सकती है। सेबी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों से जुड़े कुछ नियमों में ढील देने पर विचार कर रही है। यदि ऐसा होता है तो एचडीएफसी, एएमसी और निप्पन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। देश भर में जून महीने के दौरान सामान्य से लगभग 39.8% कम बारिश दर्ज की गई है, जो पिछले एक दशक की सबसे कमजोर जून बारिश मानी जा रही है। इससे कृषि उत्पादन और ग्रामीण मांग पर दबाव बढ़ने की आशंका बनी हुई है।
ऑटो सेक्टर के लिए अच्छी खबर यह है कि ब्रोकरेज फर्म नोमोरा का अनुमान है कि जून महीने में ऑटो बिक्री मजबूत रह सकती है। इसी वजह से महिंद्रा एंड महिंद्रा, ह्यूंडई मोटर इंडिया और एथर एनर्जी को लेकर सकारात्मक रुख बनाए रखा गया है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का मानना है कि कच्चे माल की कीमतों में कमी आने से ऑटो कंपनियों के मुनाफे यानी मार्जिन में सुधार देखने को मिल सकता है। इससे आने वाले समय में ऑटो सेक्टर को अतिरिक्त समर्थन मिल सकता है। बुधवार के कारोबार में बैंकिंग, ऑटो, आईटी और मेटल सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इन 4 सेक्टरों की चाल ही काफी हद तक पूरी। आइए अब उन सभी स्टॉक्स के बारे में जान लेते हैं जिन पर कल मंगलवार को बाजार बंद होने के दौरान बड़ी खबरें निकल कर आई थी। आज बुधवार को शेयर बाजार में इनके स्टॉक पर खबरों का असर दिख सकता है, इसलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक पर खास नजर रखनी चाहिए। रेलटेल कॉरपोरेशन को महानदी कोल फील्ड से लगभग 108 करोड़ रुपए का MPLS VPN नेटवर्क प्रोजेक्ट मिला है। ये ऑर्डर कंपनी की मजबूत ऑर्डर बुक को और बढ़ाएगा, जिसके चलते आगामी कारोबारी सत्र में इस शेयर पर निवेशकों की खास नजर रह सकती है। KPIT टेक्नोलॉजीज ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही को लेकर कमजोर प्रदर्शन का अनुमान जताया है। कंपनी के अनुसार जून तिमाही में उसका रेवेन्यू सालाना आधार पर करीब 1% तक घट सकता है, जबकि EBITDA मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी पिछली तिमाही की तुलना में दबाव देखने को मिल सकता है। हालांकि कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में कारोबार में अच्छी रिकवरी आएगी। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने एनफोनिक्स 4.0 नाम का नया AI आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री कंपनियों को पुरानी इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट्स और तकनीकी रिकॉर्ड्स को डिजिटल और व्यवस्थित डेटा में बदलने में मदद करेगा, जिससे कंपनियों की कार्यक्षमता और डेटा प्रबंधन बेहतर हो सकेगा। HDFC लाइफ इंश्योरेंस को GST से जुड़ा बड़ा झटका लगा है। कंपनी को थाने के कमिश्नर अपील की तरफ से ब्याज और जुर्माने सहित लगभग 132.7 करोड़ रुपए की GST डिमांड को बरकरार रखने का आदेश मिला है, जिस पर बाजार की नजर बनी रह सकती है। कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत में डॉयच बैंक के रिटेल बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार का अधिग्रहण करने के लिए लगभग 281.7 करोड़ रुपए का बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट किया है। इस सौदे से कोटक महिंद्रा बैंक की हाई नेटवर्थ और प्रीमियम ग्राहकों के बीच पहुंच और मजबूत हो सकती है। पारस डिफेंस ने अमेरिकी कंपनी टैंडम डिफेंस LLC के साथ गार्डियन 1 इंटरसेप्टर टेक्नोलॉजी के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है। प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स ने मुंबई के मुलंड स्थित द प्रेस्टीज सिटी प्रोजेक्ट में प्रेस्टीज फॉरेस्ट हिल्स के दूसरे चरण को लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू करीब 2200 करोड़ रुपए है। ऑटो सेक्टर के शेयरों पर बाजार की खास नजर रहने वाली है, क्योंकि वाहन कंपनियां जून महीने की बिक्री आंकड़े जारी करेंगी। अनुमान है कि पैसेंजर व्हीकल बिक्री में सालाना आधार पर करीब 26% की वृद्धि हो सकती है, जबकि 2 व्हीलर डिस्पैच में लगभग 18% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज ने अपने AI आधारित IT ऑपरेशन प्लेटफॉर्म टेंसाई एजेंटिक IT OPS का नया वर्जन टेंसाई फॉर रीजनिंग ऑप्स लॉन्च किया है। कंपनी का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बड़े एंटरप्राइज के IT ऑपरेशन को अधिक स्मार्ट और ऑटोमेटेड बनाना है। जैगल प्रीपेड ओशन ने APAC फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ 5 साल का समझौता किया है। इस समझौते के तहत कंपनी अपने एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी, जिससे उसके B2B बिजनेस और रेवेन्यू विजिबिलिटी को मजबूती मिल सकती है। क्यूपिड लिमिटेड ने बताया है कि जून तिमाही में उसका रेवेन्यू 150 करोड़ रुपए से अधिक रहने की संभावना है, जो कंपनी के इतिहास के सबसे मजबूत तिमाही प्रदर्शन में से एक हो सकता है। पाक मेडीवर्ल्ड लिमिटेड अपने कारोबार के विस्तार पर बड़ा दांव लगाने जा रही है। कंपनी ने गुरुग्राम में लगभग 500 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है, जिससे आने वाले वर्षों में उसकी ग्रोथ और मार्केट उपस्थिति मजबूत हो सकती है। राइट्स लिमिटेड को गोवा लेबर वेलफेयर बोर्ड से लगभग 27 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। राइट्स लिमिटेड तकनीकी रूप से भी महत्वपूर्ण स्तरों पर कारोबार कर रहा है। शेयर को हाल के समय में 330 रुपए और 350 रुपए के आसपास मजबूत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है।
ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड को पावर ग्रिड से लगभग 1000 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया के शेयर ने हाल ही में 350 रुपए के महत्वपूर्ण स्तर को पार किया है। अगर ये स्तर बरकरार रहता है तो आगे शेयर में और तेजी देखने को मिल सकती है। ब्रोकरेज रिपोर्ट के अनुसार पूनावाला फिनकॉर्प पर सकारात्मक नजरिया बरकरार है और शेयर के लिए लगभग 2240 रुपए का लक्ष्य दिया गया है। होनासा कंज्यूमर मामा अर्थ के लिए भी ब्रोकरेज ने सकारात्मक रुख अपनाया है और शेयर पर लगभग 515 रुपए का टारगेट दिया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर भी ब्रोकरेज हाउस आशावादी है और शेयर के लिए करीब 97 रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ग्लैंड फार्मा लिमिटेड पर भी सकारात्मक राय दी गई है और इसके लिए लगभग 2500 रुपए का लक्ष्य तय किया गया है। जेफरीज ने एचडीएफसी बैंक पर सकारात्मक रेटिंग जारी करते हुए लगभग 2150 रुपए का लक्ष्य दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि बैंक की ग्रोथ संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं। जेफरीज ने एग्रोकेमिकल सेक्टर की कंपनी पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी पसंद किया है और शेयर के लिए लगभग 3575 रुपए का लक्ष्य दिया है।